हेल्थ कार्ड ये गरीब आवाम के लिए ना एक बहुत बड़ा तोहफा है। आपने देखा है कि गाड़ियों के अंदर डिलीवरियां हो जाती थी। हेल्थ कार्ड के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ना थोड़ा सा एतराज है। जब आप हेल्थ कार्ड के ऊपर 400 अरब रुपए से ज्यादा दे देंगे, फिर आप नए अस्पताल कैसे बनाएंगे? तो ये हेल्थ कार्ड जो है ये सिर्फ गरीब क्लास के लिए होना चाहिए था। आप नो प्रॉफिट नो लॉस की बेस पे जब काम करेंगे, आवाम के ऊपर भी बर्डन नहीं डालना पड़ेगा, अस्पताल को भी खसारा नहीं आएगा। मैं कहता हूँ अगर परवेज इलाही को मैं किसी एक बात पे वो जन्नत में जाएंगे या किसी एक बात में वोट दे सकता हूँ तो वरस के बाद हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं डॉक्टर अजीज़ुल्लाह खान न्याजी। इनका ताल्लुक मेडिकल के शोबे से है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इनसे हम बात करेंगे सियासत पर, सेहत पर और इसके अलावा भी मल्टी टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब से ये पूछते हैं कि आजकल हेल्थ कार्ड का इस्तेमाल, जिसके बारे में कई शकूक व शुबहात हैं, क्या हेल्थ कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है और इसके क्या क्या फ़ायदे इन्होंने ख़ुद देखे हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। बेसिकली हेल्थ कार्ड को मैं अगर देखूँ ना तो ये एक इतना बड़ा इनिशिएटिव है कि अगर इमरान खान साहब अपने 5 साल दौर में अगर कुछ भी ना करते ना और सिर्फ एक हेल्थ कार्ड कौम को दे के चले जाते तो भी हम समझते कि उन्होंने 5 साल दौर में एक बहुत बड़ा काम कर दिया है कि हम उनको अगले टेन्योर के लिए हम उनको वोट दे सकते हैं। लेकिन खान साहब ने माशाल्लाह और भी बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन बहरहाल हमारी तवज्जो सिर्फ अभी हेल्थ कार्ड पे है। हेल्थ कार्ड अगर मैं देखूं तो ये गरीब आवाम के लिए ना एक बहुत बड़ा तोहफा है। वो गरीब आवाम जो सड़कों पे बच्चे देते, आपने देखा है कि गाड़ियों के अंदर डिलीवरियां हो जाती थी, क्यों कि उनको बार वक्त भी सहूलत नहीं मिलती थी। पैसे ना होने की वजह से वो अस्पतालों का चक्कर लगाने से माजूर होते थे, नहीं जा सकते थे। इसी तरीके से बेचारे दिल के जो मरीज़ थे बाईपास करवाने या कोई भी दिल का जो प्रोसीजर होता था ऑपरेशन वगैरह करवाने से वो नहीं उसको अफोर्ड कर सकते थे। और बाकी जगहों के ऊपर आवाम को मतलब बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, जिसकी वजह से मतलब ख़ास तौर पे हेल्थ सेक्टर जो कि इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। लेकिन आपने देखो कि पिछले 5 साल के अंदर ना हमारे मुल्क में ऐसी कोई खबर नहीं आई कि कोई फीमेल किसी ने गाड़ी के अंदर कोई डिलीवरी दी है या कोई बंदा ऐसा जिसको ऑपरेशन नहीं हो सका टाइमली। तो ये एक बहुत बड़ा है। लेकिन मुझे ना इसके हेल्थ कार्ड के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ना थोड़ा सा एतराज़ है। मैं जो कि डॉक्टर हॉस्पिटल में देखते रहता हूँ कि किस तरह से चीज़ें आगे आ रही हैं। अगर आप देखें पिछले 10 साल में हम उठा कर देख लें या पिछले पाकिस्तान की पूरी 75 साल हिस्ट्री में उठा कर देख लें तो हेल्थ कार्ड के ऊपर गवर्नमेंट ने तकरीबन 400 अरब रुपए से ज़्यादा जो है वो वक्फ किए हैं। और पाकिस्तान की तारीख में एक साल के अंदर 400 अरब रुपए के लिए कभी भी हेल्थ सेक्टर में नहीं दिए गए, जो कि एक बहुत बड़ा डिलेमा है। हालांकि सेहत जो है इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। जब आप हेल्थ कार्ड के ऊपर 400 अरब रुपए से ज़्यादा दे देंगे तो फिर आप नए अस्पताल कैसे बनाएंगे? क्योंकि उसके लिए तो फिर आपको अलग से पैसे एलोकेट करने पड़ेंगे। इसी तरीके से गरीब आवाम को दवाइयाँ होंगी या टेस्टों की बुनियाद पे या और बहुत सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर्स को आपने नए डॉक्टर्स को रिक्रूट करना है, वो कैसे करेंगे? हेल्थ कार्ड को बेसिकली ऐसा होना चाहिए था कि ये ग्लोबल नहीं होना चाहिए था कि सारे जो लोग हैं पॉपुलेशन है उनके लिए क्लासीफाई होना चाहिए था कि अमीर और जो अपर मिडिल क्लास का तबका है। खैर अब तो जो महंगाई हो चुकी है उसमें सिर्फ अपर और जो एलीट क्लास है और फिर गरीब क्लास है, इसमें मिडिल क्लास का तबका ख़त्म हो गया है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगा कि अगर हम ये देखें कि हम फिर भी 3 रखें कि एलीट क्लास है, मिडिल क्लास है और गरीब क्लास है, तो ये हेल्थ कार्ड जो है ये सिर्फ गरीब क्लास के लिए होना चाहिए था। और अपर क्लास और एलीट क्लास को ये खुद इंश्योरेंस करवानी चाहिए थी। इससे क्या होता है कि इससे गरीब को भी 10 लाख रुपए से ज़्यादा मिलते। ये 10 लाख से बढ़ा के आप बेशक 30-40 लाख तक ले जाते, उससे आपके ये 400 बिलियन रुपीज़ भी नहीं होने थे। दूसरा ये बात है कि मैं और आप एक मिडिल क्लास या अपर क्लास या जो भी कह लें हम उससे ताल्लुक़ रखते हैं। हम अपनी चीज़ें खुद अफोर्ड कर सकते हैं, हम अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी खुद करके अपनी सेहत का, अपनी बुनियादी ज़रूरत का ख्याल रख सकते हैं।
तो जो गरीब है, जब उसको हेल्थ कार्ड दिया जाता तो उस हेल्थ कार्ड को फिर हम इस तरीके से करते कि उस हेल्थ कार्ड ना होता, वो उसके लिए टोटल लाइफ इंश्योरेंस हो जाती कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी चीज़ें उसने लेनी होती वो उसका हेल्थ कार्ड के थ्रू ले सकता था। उसमें फिर क्या होता है, एक और चीज़ ये होनी थी कि आपका हॉस्पिटल जो है, मैं एक चीज़ करता हूँ कि आपके हॉस्पिटल में चीज़ें फ्री मिलती हैं, मेडिसिन फ्री मिलती हैं, लेबॉर्ट्री टेस्टों में बहुत हद तक उनको फ्री किया गया है। आप इमरजेंसी में चले जाए, आपके सारे लेबॉर्ट्री टेस्ट फ्री में हो जाते हैं। मैं इस चीज़ का मुखालिफ हूँ। एज अ डॉक्टर मैं ये देखता हूँ कि जब आप चीज़ें फ्री देते हैं तो आप जो रेवेन्यू है वो कहाँ से जनरेट करना होता है, आपने पैसा भी तो कमाना है ना। जब आप हॉस्पिटल को टोटल फ्री कर देंगे तो आप पैसा कहाँ से कमाएंगे। तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस की बेस पे जब काम करेंगे तो आपको आवाम के ऊपर भी बर्डन नहीं डालना पड़ेगा और अस्पताल को भी खसारा नहीं आएगा। आप सपोज करें आपका एक CBC जो होता है वो टेस्ट जिसमें आप HB करवाते हैं, आप टोटल ब्लड काउंट करवाते हैं, अगर वो नो लॉस नो प्रॉफिट की बेस पे 100 रुपये का होता है और वो अस्पताल में 100 रुपये का हो जाए तो, और वो अच्छी किस्म का हो, मतलब हाई क्वालिटी का हो, अच्छी क्वालिटी का हो, तो एक बंदा जिसको हम चौकताई डॉक्टर हजरात चौकताई आगा खानम या शौकत खानम की तरफ भेजते हैं, हम उसको नहीं भेजेंगे, लेकिन उसको वही टेस्ट अंदर से ओरिजिनल कीमत पे मिल जाएगा तो गवर्नमेंट को भी नुकसान नहीं आएगा और गरीब का भी फ़ायदा हो जाएगा कि जो टेस्ट वो बाहर से चौकताई से करवाता है 500-1000 में, वही टेस्ट उसको 100 रुपये में अंदर से हो जाएगा, तो इससे उसके पैसे भी बच जाएंगे। अभी अंदर से कितने में होता है टेस्ट? अभी तो फ्री में होते हैं ना। अच्छा। वही मैं कहता हूँ कि तो अभी बेसिकली गवर्नमेंट जो है ना, अगर जो अस्पताल हम चलाते रहे हैं माजी के अंदर, उसके अंदर ये हुआ है कि वो गवर्नमेंट को खसारा आता रहा है और गवर्नमेंट को ना उस तरीके से रेवेन्यू जो होता है ना, रेवेन्यू वो आप जनरेट नहीं कर सके। बेसिकली हमने अस्पतालों से वो रेवेन्यू तो जनरेट करना है जो हम अस्पतालों के ऊपर लगा रहे हैं, हम मुनाफा तो नहीं कमाना। ये तो हो गई एक बात। बाकी सेहत कार्ड के ऊपर जो इमरान खान का था उसके ऊपर अच्छा, इसमें जी हाँ, ये आपने बड़ी सी बात की। जैसे आपने सुना था कि जब नई नई हुकूमत आई थी मुशर्रफ के बाद, तो चूँकि परवेज़ इलाही साहब ने शुरू किया था 112 रेस्क्यू का एक प्रोजेक्ट, जो मैं कहता हूँ अगर परवेज़ इलाही को मैं किसी एक बात पे वो जन्नत में जाएंगे या किसी एक बात में वोट दे सकता हूँ तो रेस्क्यू 112 है। इसी तरीके से खान साहब का ये हेल्थ का वो शहबाज शरीफ ख़त्म करने लगे थे, लेकिन अवाम का जो था ना पीछे एहतजाज इतना बड़ा था कि उसको वो ख़त्म नहीं कर सके थे। इसी तरीके से हेल्थ कार्ड को भी इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की अभी पिछले जो 1-2 महीने के अंदर, लेकिन वो अवाम का सोशल मीडिया जो एक बहुत बड़ी पावर बन चुका है तो उसकी वजह से वो नहीं ख़त्म कर सके। हेल्थ कार्ड चल ज़रूर रहा है। अब इसके ऊपर मैं ये कहता हूँ कि हेल्थ कार्ड का नेगेटिव यूज़ कहाँ पे हो रहा है। हेल्थ कार्ड का नेगेटिव यूज़ ये हो रहा है कि कहीं पर कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जो कि इस काबिल नहीं हैं कि उनको हेल्थ कार्ड के ऊपर हम लिस्ट कर सकें, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं से अपनी एक सिफारिश के थ्रू वो लिस्ट पे भी आ गए हैं। ठीक है, लेकिन होना भी चाहिए, क्यों कि जो छोटे अस्पताल हैं, जो छोटा डॉक्टर है, वो पेरीफेरी में बैठ के जब गरीब आवाम की खिदमत करता है तो उसके लिए होना भी चाहिए। लेकिन इसके ऊपर एक चीज़ जो होती है कि वो जो इसके अंदर करप्शन होती है ना, कि फजूल के लेबॉर्ट्री टेस्ट हो जाते हैं, एक्स्ट्रा लेबॉर्ट्री टेस्ट, या फिर क्या कहते हैं फार्मेसी के थ्रू आप जो है ना मेडिसिन रख दें, वहाँ से आपको मेडिसिन कंपनी से तो पैसे आ रहे हैं, आप वही हेल्थ कार्ड के थ्रू करप्शन कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ये ना है चीज़, इसके ऊपर एक तो आवाम को शऊर देने वाली चीज़ है। और दूसरी बात यह है कि आप सिर्फ ब्रांडेड कंपनियों के ऊपर हेल्थ कार्ड को रखें, कि आप जो हमारा आवाम दवाई लेती है वो सिर्फ 4-5 ब्रांडेड कंपनी हो जो इस हेल्थ कार्ड। चले, ये तो आपकी बड़ी अच्छी सजेशन है। तो हम इस टॉपिक को यहीं पे पॉइंट करते हैं इस सवाल के साथ कि आप माहिर अमराज कल्ब हैं, तो सादा सी जो बीमारियां हैं कल्ब के हवाले से वो कौन सी हैं, उनका आसानी से इलाज कैसे किया, इलाज नहीं बल्कि किस तरीके से उनसे बचा जा सकता है, वो मोटी मोटी चीज़ें। अच्छा, मैं ना इसको ना थोड़ा सा ना बुनियादी पॉइंट पे जाऊंगा। एक टर्मिनोलॉजी है गूगलोपैथी। अच्छा, गूगलोपैथी टर्मिनोलॉजी है कि हम आजकल चूँकि इंफॉर्मेशन की एक बहुतात है, आप गूगल पे जाएँ, आप कोई भी बीमारी सर्च करें, आपको फ़ौरन से उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हमारी आवाम क्या करती है कि वो सपोज़ मुझे कोई छाती में कहीं दर्द हुआ है, वो फ़ौरन गूगल पे जाएंगे, वो चेस्ट पेन लिखेंगे। अब जैसे ही गूगल पे जाते हैं चेस्ट पेन लिखते हैं तो उसने ये नहीं बताना कि आपको पट्ठा का मसला है। ठीक है,
उसने चेस्ट पेन के पीछे ना इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों की बहुत सारी बहुतात लगा देनी है कि आपने सीधा ये समझना है कि चेस्ट पेन या छाती में जो दर्द हुआ है ये दिल का मसला है और दिल का हार्ट अटैक हो गया, ठीक है। तो वो जो एक आम बंदा है जिसको नहीं पता है कि दिल का हार्ट अटैक कैसे होता है, वो उस चीज़ को, चेस्ट पेन को समझ के ना परेशान हो जाता है कि यार मुझे दिल का मसला है, ठीक है। इसी तरीके से आपको खांसी लगी हुई है तो आप कफ लिखेंगे तो आपको फौरन लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर या टीबी वगैरह की आ जाएगी। तो वो एक उसकी वजह से ना आवाम के अंदर एक है कि आवाम बीमारियों को ना एक जहन पे बहुत सवाल कर ले। दूसरी आप जो बात कर रहे हैं कि दिल के मसाइल, आम मसाइल और उनसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम जिंदगी गुजार कैसे रहे हैं। अगर हम स्मोकिंग करते हैं, अगर हम शुगर पेशेंट हैं, अगर हम नमक ज़्यादा खाने की वजह से या स्ट्रेस लेने की वजह से हम ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है, तो ये वो चंद फैक्टर हैं जो हमें लाजमी तौर पे मुस्तकबिल में दिल का मरीज़ बना सकते हैं। तो हमें इन रिस्क फैक्टर्स को कम करना है। चलो फैमिली हिस्ट्री तो आ गए, उसके ऊपर तो हमारा कोई जोर नहीं है। चलो उम्र के तकाजा ये है कि हम जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती जाएगी हमें मतलब दिल के पट्टे कमज़ोर होते जाते हैं, तो हमें, लेकिन उसमें भी हम अगर एक्सरसाइज अपने शुरू से ही अपनी चीज़ें एक्सरसाइज करें, अपने जिस्म को थोड़ा सा मुशक्क़त में रखें, तो हमारा दिल ज़्यादा देर तक चल सकता है। फिर है डाइट। डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है। आजकल की डाइट क्या है हमारी, अगर आज से 20-25 साल पीछे चले जाएँ तो हमारी ऑर्गेनिक डाइट थी, हम देसी चीज़ें खाते थे, हमारी कोई भी बेक्ड चीज़ें नहीं थी, हम फैक्ट्री से कोई प्रोसेस चीज़ें नहीं करते। अब सारी चीज़ें जो है ना हमारी वो प्रोसेस चीज़ें हैं। अब हम सारा लेयर अंडा खाते हैं, ब्रायलर मुर्गी खाते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं, मतलब ये सारी, जिसकी वजह से आपके जो पट्ठों की ताकत है ना, रात को खाने के बाद भी बहुत कुछ खाते हैं जैसे बर्गर। एग्जैक्टली। एक तो हम लेट नाइट खाते हैं और ऊपर सबसे बड़ा जो हमारा मसला है एज अ डॉक्टर जो मैं कहूँगा, और हम खुद डॉक्टर भी बाज़ औक़ात इसमें कोताही कर जाते हैं कि हम खाना खाने के बाद या तो बैठे रहते हैं या फिर सो जाते हैं, जिसकी वजह से दिल के मसाइल हो ना हो हमारे 90%, बल्कि मैं कहता हूँ 99% आवाम के मैदे ख़राब है, ठीक है। अब चूँकि हम दिल की बात कर रहे हैं तो दिल के ऊपर मैं एक बात 2 तरीक़ों से अब इसको चीज़ को करूँगा। बाज़ लोगों को ना एक इशू होता है कि उन्होंने या तो चूँकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि गूगल है, आजकल हमारे पास नॉलेज की बहुतात है और हर एक के पास मोबाइल है, तो हम उससे बहुत सारी बीमारियों को देख के जब पढ़ते हैं ना तो हम खुद ही अपने आप को बीमार समझना शुरू करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन भी करते हैं। तो उस बीमारी की वजह से ना फिर हम उसको जब नेगेटिव थिंकिंग करते हैं ना तो बीमारी हम ऊपर सवार करते हैं और हम अक्सर परेशान रहते हैं। या फिर हमारे लिए कोई अपना प्यारा मर जाता है ना तो फिर हम उसको ना कहते हैं कि यार वो बंदा दिल की बीमारी से मरा था, तो हम उसकी डिप्रेशन में इतना चले जाते हैं कि हम खुद को उस बीमारी के अंदर तारी कर लेते हैं। एक एंजाइटी स्टेट ऐसी आ जाती है कि आप हर वक्त खुद को बीमार तस्वर करते हैं। तो बहरहाल उसके ऊपर तो एक साइकोलॉजिकली उसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब अगर एक मरीज़ को छाती का दर्द हुआ है, अब दिल का हर मसला, छाती का हर दर्द दिल का मसला नहीं है, ठीक है। हो सकता है उसका मैदा ख़राब हो तो उसको छाती में जलन हो सकती है, हो सकता है उसने कोई काम ऐसा किया हो जिसके उसके पट्ठों की दर्द हो। लेकिन अगर उसको छाती का दर्द है और छाती का दर्द बाएं तरफ अमूमन शुरू होता है और ये बाएं कंधे की तरफ चला जाता है या दोनों कंधों की तरफ भी जा सकता है। दूसरी चीज़ जो है इसके अंदर कि आपको ठंडे पसीने आएंगे, फिर इसके साथ आपका सांस चढ़ना शुरू होगा, इसके अलावा आप बेहोश भी हो सकते हैं। बहरहाल ये वो चंद छोटी छोटी इलामतें हैं जो आपको होंगी। बाद का जो शुगर पेशेंट होता है ना, शुगर पेशेंट को दर्द नहीं होता लेकिन उसको ना ऐसा छाती में जकड़ाव महसूस होगा उसको, और साथ में ठंडे पसीने आना शुरू हो जाएंगे। तो ये जब जैसे ही आपको इलामतें हैं, आपने फ़ौरन से पहले या तो आपके पास घर के अंदर मेडिकेशन पड़ी हो, एंजीसिड की गोली है जो आजकल आम मिल जाती है, वो आपके पास पड़ी हो, डिस्प्रिन की गोली सस्ती भी काफ़ी है, डिस्प्रिन की गोली हो, ज़ुबान के नीचे रखें, आपको ये इशू हल हो जाएगा, आपको फ़ौरन एक फर्स्ट एड मिल जाएगी। फिर आप हॉस्पिटल जाएँ और सबसे पहले ECG करवाएँ। ECG भी मैं आपको फिर यहाँ पर एक चीज़ बताऊँगा कि सम टाइम आपको दिल का मसला होता है लेकिन ECG पे नहीं आ रहा होता। क्यों? कि वो इनिशियल स्टेजेस पे होता है। तो उसके अंदर आपने एक टेस्ट लाजमी कराना है, वो है ट्रॉप आई। आप जैसे ट्रॉप आई करवाते हैं, ट्रॉप आई जो है वो जैसे ही आपका दिल का मसला छुपा हुआ होगा और ट्रॉप आई पे ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा, तो फिर आपको मसला लेट नहीं होगा। और अगर आप बाज़ औक़ात आप हॉस्पिटल से चले जाते हैं, आप किसी ठीक आ जाती है, आप हॉस्पिटल से घर वापस चले गए, घर जाके फिर आपका मसला होना शुरू हो गया, फिर आप दौड़ लगाते हैं और इसमें हो सकता है अल्लाह ना करे कि आपकी जान भी चली जाए।
तो आप अपना ECG करवाएं, साथ में ट्रोपाइल लाजमी करवाएं। दूसरी बात, आप अगर नॉर्मल इंसान हैं, आप अगर एक सेहतमंद इंसान भी हैं, आप अपने हर 6 महीने में शुगर का टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल लाजमी करवाएं। ये अगर आप करवाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत अपना पता चलता रहेगा कि यार मैं किस कंडीशन में, मेरी सेहत क्या है। फिर जब आपको दिल का मसला हो गया, आप अस्पताल में हैं और वहाँ पे आपको जैसे ECG पे कोई चेंज आते हैं, ऑटोमेटिकली फिर डॉक्टर उसके बाद फर्स्ट एड या जो भी चीज़ें हैं वो इलाज करना शुरू कर देते हैं। फिर ऐसे लोगों की फिर अगर दिल का अटैक हो गया है, उसका इलाज हो गया, फिर उसके बाद हम एक टेस्ट होता है एकोकार्डियोग्राफी, वो करवाते हैं। वो इसमें कि हम दिल की जो दीवारें हैं उसको देखते हैं, जो दिल के वॉल्व हैं उनको देखते हैं। इसके अलावा फिर हम एंजियोग्राफी करवाते हैं। एंजियोग्राफी में हम जो वेसल की कंडीशन है, जो दिल को खून की नालियाँ सप्लाई करते हैं, हम उनकी कंडीशन को देखते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि मरीज़ को कहाँ पे अटैक हुआ है और उसका कहाँ पे हमने इलाज करना है। नालियों पे हुआ है तो उसको अमूमन या तो स्टंटिंग हो जाती है या फिर बाईपास हो जाता है, और अगर वाल्व का मसला हुआ तो फिर उसके वाल्व प्लास्टी हो जाती है, हम वाल्व तब्दील कर लेते हैं। तो ये बहरहाल एक छोटी सी बात है। डॉक्टर साहब, आपने बीमारियों का ही बताया, इलाज का ही बताया और परहेज़ का ही बताया, तो यहाँ पे ये सवाल मैं करता हूँ, कुछ लोग बीमारियों के लिए टोटके इस्तेमाल करते हैं, टोटके के अलावा कुछ लोगों की तरफ से दाम दरूद करवाया जाता है, तावीज़ करवाए जाते हैं, तो खसूसी तौर पे तावीज़ के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं ख़ुद भी हाफ़िज़ कुरान भी हूँ और मेरा इस बात पर यकीन भी है कि कलामुल्लाह में एक ताकत है कि इंसान अपनी बीमारियों से शफा हासिल कर सकता है। लेकिन ये जो हम कुछ पीर फ़कीरों के पास जाते हैं, जो हमारे गिर्द रहते हैं, जाली किस्म के पीर हैं, इसमें कहने की कोई और नहीं है। अगर आप उनके पास जाकर अपना इलाज करवाते हैं तो एक बड़ी तोहम बरसती। मैं इसमें ना आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मेरे पास एक मरीज़ आती थी, वो बेचारी ब्लड प्रेशर की मरीज़ थी, 180-200 ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल होता था। वो मैं उसको गोली देता था, वो सुबह शाम खाती थी। गोली बड़ी महंगी होती थी, वो गरीब थी, अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो उसको ना एक वहम ये था कि उसके ऊपर किसी ने जादू कर दिया है। तो मैं उसको कहता था भाई जादू हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर जाता है तो आप इसके लिए गोली लिया करें। और थोड़ा सा ना मैं उसको फिर मैं साइकोलॉजिकली भी उसको काउंसलिंग कर देता था। तो बहरहाल सिलसिला दरमियान में ना गायब हो जाते थे। गायब इसलिए हो जाती थी कि उसका एक पीर था, वो पीर के पास जाती थी, पीर उसको जो भी दम दरूद करता था वो थोड़ी अरसे के लिए ना उसको लगता था कि अब उसका ब्लड प्रेशर का मसला हल हो गया। बाई चांस एक दफ़ा वो 3-4 महीने गायब हुई। 3-4 महीने बाद मेरे पास आई तो कहती है पीर साहब ने ना ये एक ड्रिप लिख के दी है, तो आप ये लगा दें, ब्लड प्रेशर का मसला तो मेरा हल हो गया। खैर मैं अब इस तरीके से तो नहीं मान सकता था। मैंने उसका ब्लड प्रेशर चेक किया तो ब्लड प्रेशर उसका 200 पे, और ड्रिप कौन से लिखी थी? नॉर्मल सलाइन के। अच्छा। जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज में कंट्राइंडिकेटेड है। अगर मैं उसको लगाता वो फ़ौरन मर जाते। अच्छा। उसको या तो फालिज का अटैक होना था या दिल का अटैक होना था, वो उसका BP हाई हो जाना था। तो बहरहाल ये जो है ना जहालत, इस जहालत के तदारुक के लिए सबसे पहले तो ये है कि एज अ डॉक्टर मैं अपनी भी एक चीज़ समझता हूँ कि हमें इसके लिए हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए। आवाम में जाके उनको बताना चाहिए कि आप ये जो चीज़ें करते हैं ना, ठीक है आप कुरान पढ़ते हैं, नो डाउट उसके अंदर शफा है, आप अगर कोई तवीज़ भी ले लेते हैं, लेकिन आपको दुआ करनी है तो दवा लाजमी करनी है। आपने अपने टेस्ट ज़रूर करवाना है, परेशान नहीं होना। आपको कोई भी बीमारी हो ज़िंदगी के अंदर, बीमारियों से कुछ नहीं होता। आप सिर्फ अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें उस बीमारी से लड़ने के लिए। आप हर किस्म की, आप ब्लड प्रेशर के साथ सालों के अंदर रह सकते हैं, 40-50 साल के अंदर रह सकते हैं। आप शुगर के साथ 70-80 साल, 90 साल, 100 साल की उम्र तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने दिमागी तौर पर अपनी बीमारी से लड़ना छोड़ दिया तो फिर आप दिनों के मेहमान हैं, फिर आप मिनटों के मेहमान हैं, फिर आप लम्हों के मेहमान हैं।